हेलो डियर, आप लोग को वेलकम करता हूं बायो साइंस के एक नए वीडियो के साथ। माय डियर, आज का वीडियो नंबर 20वां है और आप सभी के लिए यूनिट नंबर 7 का आप लोग को पता है कि यूनिट नंबर 7 में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और यह क्वेश्चंस आपके बहुत इम्पोर्टेंट है आपके बायो साइंस में, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो जितने भी फर्स्ट ईयर है इस क्वेश्चन को अभी कंप्लीट कर लीजिए और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने वाला हूं जिससे एकदम समझ में आ जाएगा कि आखिर यह डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। समझ गए चीज़ों को। इसमें आपको क्वेश्चन जब पूछेगा तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। एक तो आपको ये पूछेगा कि जो है विभिन्न प्रकार के जो पाचक रस है, जठरांत्र है, उसके बारे में बताएं। ठीक है, जठरांत्र जब भी कहेगा तो आपको विभिन्न प्रकार के जो जठर रस है, मतलब जो गैस्ट्रिक जूस है, उसके बारे में आपको बताना होगा, जो सहायक में आता है, जो पाचन तंत्र के सहायक अंग में आता है। ठीक है, अगर आपसे सीधा पूछेगा कि पाचन तंत्र को समझाए चित्र के सहायता से, तो आपको फिर पाचन तंत्र को ही बताना पड़ेगा। और आप लोग जानते हैं कि कोई भी तंत्र हो, तंत्र का मतलब ही होता है एक जाल सा, मतलब बहुत सारे ऑर्गेन मिलकर एक सिस्टम बनाता है। कोई भी आदमी या कोई भी चीज़, एक चीज़ मिलकर सिस्टम नहीं बनता है। सिस्टम कभी भी बनता है तो वह 2, 4, 5, 10, 20 चीज़ों के मिल के बनता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से चाहे वह यूरिनरी सिस्टम हो, चाहे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, या फिर आपका पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम हो, समझ गए ना, या रिस्पायरेटरी सिस्टम हो, अलग अलग सिस्टम है हमारे बॉडी में, उस सब में 2, 4, 5 ऑर्गेन मिल कर सिस्टम बनाता है, चलाता है। ठीक है, तो चलिए आपको हम लेवल डायग्राम के साथ में आज समझाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। समझ गए? चलिए अच्छे से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा। सबसे पहले चीज़ों को समझिए कि आखिर यह पाचन तंत्र है क्या। समझ गए? तो माय डियर, आपको एक बात पहले दिमाग में डाल लेना पड़ेगा कि जो डाइजेशन सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, वह एक केमिकल प्रोसेस होता है, वह एक रासायनिक प्रक्रिया होता है। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है आपसे कि पाचन तंत्र यानी हमारे बॉडी में या मानव के शरीर में जो पाचन होता है वह कैसी प्रक्रिया है, भौतिक है, रासायनिक है। तो दिमाग में डालिए, यह एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो पाचन एक यांत्रिक एवं रासायनिक प्रक्रिया है। ओके, इस प्रक्रिया में, मतलब ये जो रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें जो भोजन होता है यह अति सूक्ष्म कणों में खंडित होता है, मतलब विभाजित होता है। जाहिर सी बात है, जब हम भोजन करते हैं तो उसमें बहुत सारा हमारे जो है मुंह में लार ग्रंथि होते हैं, ओरल कैविटी में, वह क्या करता है कि बहुत सारे सलाइवा को, लार को भोजन में मिक्स कराता है। भोजन को दांतों से तोड़ा जाता है, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो वही कहता है कि इस प्रक्रिया में आहार यानी भोजन को अति छोटे छोटे कणों में जो है खंडित होता है। ठीक है, तथा एंजाइम व पाचक रसों की क्रिया से भोजन के अघुलनशील पदार्थ को घुलनशील घटक के रूप में तैयार किया जाता है। अब आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो हम दांत के द्वारा भोजन को छोटे छोटे कण में तोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद भी भोजन जो है कंप्लीट रूप से पचता नहीं है। तो पचता कब है? तो जब भोजन हमारे दांतों से तोड़ने के बाद जो है जो हमारा एलिमेंट्री कैनल होता है, आहार नली होता है, उसके द्वारा जो है पेट में जाता है, अमाशय में। अब अमाशय में जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे पाचक रस होते हैं जो अमाशय से लेके आंतों तक जो है सीक्रेट होते हैं, इस भोजन में मिलते हैं, जिसके कारण भोजन जो अघुलनशील होता है, जो घुलने वाला पदार्थ नहीं होता है, वह भी घुल जाता है इस एंजाइम और पाचक रस के सहायता से। जैसे हम भोजन करते हैं तो इसमें फैट होता है, वसा भी होता है, प्रोटीन भी होता है, ये सब कार्बनिक पदार्थ होता है जो अघुलनशील होता है। लेकिन हमारे बॉडी में ऐसा जूस है, ऐसा जो है पाचक रस है जो सीक्रेट होने के बाद, जो एंजाइम सीक्रेट होने के बाद इस अघुलनशील पदार्थ को भी घुलनशील पदार्थों में बदल देता है। और यही जो है हमारा एक रासायनिक प्रक्रिया होता है कि भोजन को अति सूक्ष्म कणों में पहले विभाजित करना, फिर पाचक रस और एंजाइमों के द्वारा भोजन जो अघुलनशील पदार्थ है उसको घुलनशील पदार्थ में बनाता है। ठीक है, तैयार करता है। अब जब भोजन हमारा घुलनशील पदार्थ में बन जाता है तो भोजन में जो भी पोषक तत्व, जो भी घटक होते हैं जो भोजन में मौजूद होते हैं, वह शरीर के कोशिकाओं के द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। ठीक है, और समस्त प्रक्रिया को ही पाचन क्रिया कहते हैं। देखिए, हम भोजन किए, ठीक है, भोजन जैसे ही करते हैं तो हमारा दांत जो है छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देता है मुंह में, और मुंह में जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है
सलाइवा ग्लैंड जो है सलेवरी ग्लैंड होता है, लार ग्रंथि, वहाँ से लार का सीक्रेट होता है। अब वह लार भोजन में मिलता है, मिलने से भोजन एक लुगदी के समान चिकना हो जाता है जिससे निगलना आसान हो जाता है। अब वह जैसे ही आहार नाल के जरिए अमाशय में जाता है तो अमाशय में हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे HCl सीक्रेट होता है, ठीक है। अब वह HCl जो है क्या करता है कि भोजन में अगर कोई सूक्ष्म जीव हो तो उसको वहाँ पे गला देता है, मार देता है। फिर भोजन का कुछ जो है पाचन की क्रिया हमारा पेट में भी हो जाता है। फिर भोजन वहाँ से आगे बढ़ता है छोटी आंत की तरफ, ठीक है। अब छोटी आंत में पैंक्रियाज से बहुत सारे जूस मिल जाते हैं, एंजाइम मिल जाते हैं। उसी प्रकार से लीवर से जो है बाइल जूस मिल जाता है जो फैट का जो है पाचन कर देता है। तो इस प्रकार से जो भोजन हमारा है वह अघुलनशील से एकदम भोजन घुलनशील बन जाता है, समझ गए। अब जब घुलनशील बन जाता है तो हमारे बॉडी को जो भी पोषक तत्व चाहिए इसी घुलनशील के जरिए ब्लड में जो है मिल जाता है, ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं कोशिका के द्वारा। और यही संपूर्ण प्रक्रिया पाचन जो है प्रक्रिया डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को जो है मानव के आहार नाल द्वारा पूर्ण किया जाता है। अब यह जो प्रक्रिया होता है आहार नाल के द्वारा पूर्ण किया जाता है, ठीक है। हम जो कुछ भी भोजन के रूप में खाते हैं उनसे प्राप्त पोषक तत्व जो शरीर को रक्त द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं, परंतु जो शिष्ट अवशिष्ट भाग मल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। और यह सब के सब जो है हमारे पाचन तंत्र के अंदर ही होता है। सीधा समझिए कि भोजन करने से लेकर मुंह में प्रवेश करने से लेकर मल के द्वारा जो हम मल त्याग देते हैं वहाँ तक के जो प्रक्रिया होता है वह पाचन तंत्र का ही हिस्सा होता है। समझ लीजिए इतना, भोजन मुंह में लिए और वहाँ से जैसे ही भोजन मुंह में लेते हैं पाचन की क्रिया शुरू हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि पाचन की क्रिया मुंह से ही शुरू होता है। तो मुंह से शुरू होने के साथ भोजन मल के रूप में बाहर जो निकलता है उस तक के प्रक्रिया को हम लोग पाचन की प्रक्रिया, पाचन तंत्र ही उसमें शामिल होता है। और इन सभी ऑर्गेन में जो जो प्रक्रिया में शामिल ऑर्गेन होते हैं वह पाचन तंत्र के हिस्सा हो जाते हैं, ठीक है। तो यही हमारा कुछ पाचन तंत्र होता है जो मैंने बता दिया आपको। अब हम लोग देखते हैं फिगर में कि कहाँ कौन से ऑर्गेन जो है पाचन तंत्र में हिस्सा लेता है, ठीक है। देख लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा मुंह से स्टार्ट होता है तो यह हमारा माउथ हो गया, मुंह, ठीक है। मुंह में दांत भूमिका निभाता है, ठीक है। उसी प्रकार से टंगू भी भूमिका निभाता है, जीभ। उसी प्रकार से हमारा मुंह में दांत भी भूमिका, सलेवरी ग्लैंड भी भूमिका निभाता है। तो दांत में मुख्यतः 4 ऑर्गेन होते हैं जो भूमिका निभाते हैं। और चिक्स भी तो होता है, गाल भी तो जो है भोजन को जो है एक जगह पर रखने में मदद करता है, ठीक है ना। तो मुंह में 4 ऑर्गेन होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से बात किया जाए, ए हमारा क्या होता है, एसोफेगस है। ए हमारा नली होता है, भोजन का नली जो क्या होता है ग्रसनी से जुड़ा होता है, इसे ग्रास नली बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इससे पहले एक फेरिंग्स होता है, याद रखिएगा। और फेरिंग्स हमारा उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है, क्योंकि फेरिंग्स जो है श्वसन में भी रहता है और यहाँ पे डाइजेशन में भी भूमिका निभाता है। तो फेरिंग्स कॉमन होता है, फेरिंग्स दोनों जगह होता है। और इसी फेरिंग्स से कनेक्ट हमारा कौन सा होता है, एसोफेगस होता है, ग्रास नली होता है। तो 3 ऑर्गेन हो गया। अब भोजन इस एसोफेगस जो है यह अमाशय से क्या होता है, जुड़ा होता है, जो क्या होता है हमारा यहाँ पे जो डायफ्राम होता है उसे क्रॉस करते हुए यह एसोफेगस आता है, ठीक है। और यह सीधा अमाशय से कनेक्ट रहता है। तो अमाशय से एसोफेगस कनेक्ट रहता है जिसमें भोजन आता है। उसके बाद लीवर होता है, जो कि लीवर हमारा बाइल डक्ट का क्या करता है, निर्माण करता है, जो बाइल फैट के पाचन में क्या करता है, भूमिका निभाता है, ओके। उसी प्रकार से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारा होता है ए वाला लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है यह भोजन से जल को अवशोषित करता है और जो है मल को निकालने का काम करता है, ठीक है। तो यह भी होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बीच वाला पार्ट होता है जिसमें भोजन पूर्ण रूप से पचने का काम करता है, ठीक है, और अवशोषण होने का भी काम करता है यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद बड़ी आंत से ही कनेक्ट हमारा रेक्टम होता है, मलाशय होता है जहाँ पे मल स्टोर होता है। और उसके बाद एनस होता है, मल द्वार, जहाँ से मल निकल जाता है। तो यह कुल ऑर्गेन हमारा बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम में भूमिका निभाता है, ठीक है, याद रखिएगा।
इस प्रकार से आप फिगर बना दीजिएगा। यहाँ मुंह दे दीजिएगा, उससे कनेक्ट एक फेरिंग्स दे दीजिएगा, उसके बाद एक एसोफेगस हो जाएगा, फिर एक हमारा और क्या हो जाएगा, अमाशय हो जाएगा, फिर हमारा एक लीवर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पैंक्रियाज नहीं दिया गया है, पैंक्रियाज भी भूमिका निभाता है, ठीक है ना। तो ये सब जो है ये आपका ऑर्गेन हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब इसके आगे अब जब हम लोग पाचन तंत्र के बारे में अच्छे से लिख देंगे तो फिगर बना देंगे। फिगर बनाने के बाद हम लोग लिखेंगे कि ये जो पाचन की क्रिया है, इस पाचन की क्रिया में मानव शरीर में निम्न अंगों का समावेश होता है। मतलब पाचन तंत्र में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें बहुत सारे ऑर्गेन शामिल होते हैं। अब उस ऑर्गेन सब को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, ठीक है। एक भाग होता है जो हमें आहार नाल एलिमेंट्री कैनल का हिस्सा होता है, ठीक है। एक भाग पाचन तंत्र का होता है जो आहार नाल कहलाता है, एलिमेंट्री कैनल कहलाता है, ठीक है। दूसरा जो पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का वह सहायक पाचन ग्रंथि होता है, जिसे हम लोग एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। इसमें वो सारे ऑर्गेन शामिल होते हैं जो कुछ न कुछ जो है सिक्रेशन करता है और फिर वह पाचन में भूमिका निभाता है। वह स्राव जो है पाचन की क्रिया के लिए आवश्यक होता है, तो वह सारे ऑर्गेन को हम लोग एसेसरीज डाइजेस्टिव ग्लैंड में रखते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूं, तो पहले तो ये समझ लीजिए यह दो पार्ट में बांटा गया है, एक एलिमेंट्री आहार नाल और एक सहायक एसेसरी, ठीक है। दो प्रकार से बांटा गया है। अब ये जो पाचन तंत्र होता है दो प्रकार से आपको समझना होगा कि कौन कौन से दो प्रकार में, एलिमेंट्री में कौन है और एसेसरीज में कौन है, ऑर्गेन सब देखना ना पड़ेगा। तो देखिए एलिमेंट्री कैनल यह मुख मतलब माउथ से प्रारंभ होकर एनस तक फैली रहती है। इसमें निम्न ऑर्गेन शामिल होती है। तो जो एलिमेंट्री कैनल होता है इसमें मुख्यतः वे सारे ऑर्गेन शामिल होता है जो भोजन को क्या करता है, एक से दूसरे ऑर्गेन में भेजता है और वह जो है धीरे धीरे आगे की तरफ जाता है भोजन हमारा, ठीक है। तो यही है, यह मुख से प्रारंभ होता है। एलिमेंट्री कैनल कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से, माउथ से प्रारंभ होता है और एनस यानी गुद्दा मलद्वार के जरिए जो है यहाँ तक फैला हुआ होता है। मुंह से, माउथ से लेकर एनस तक इसके बीच में जो जो ऑर्गेन आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में वह एलिमेंट्री कैनल का हिस्सा होता है, ठीक है। मुंह तो हमारा सबसे स्टार्टिंग हो गया पाचन तंत्र का, और एनस जो होता है मतलब गुद्दा जो होता है यह सबसे लास्ट वाला अंग होता है पाचन तंत्र का। तो इसके बीच में जो जो ऑर्गेन आएगा वह एलिमेंट्री कैनल का हिस्सा होता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए, जैसे मुख ओरल कैविटी या यहाँ पे देख लीजिए माउथ होता है, ठीक है ना। पहला हो गया मुख गुहा, दूसरा है हमारा फेरिंग्स ग्रसनी। अब ये ग्रसनी आप लोग देखे होइएगा, मैं रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ाए थे तो वहाँ पे ग्रसनी वहाँ भी आया था। तो यह ग्रसनी उभयनिष्ठ होता है जो डाइजेशन में और हमारा रिस्पायरेटरी दोनों में शामिल होता है, ठीक है। तो मुख के बाद फेरिंग्स हो गया, ग्रसनी। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा ऑर्गेन है वह एसोफेगस होता है, ठीक है, जिसे हम लोग ग्रास नली या ग्रासिका बोलते हैं, ठीक है। यह फेरिंग्स के बाद कनेक्ट होता है ग्रासिका या ग्रास नली। देखिए मुंह होता है, मुंह से कनेक्ट हमारा ग्रसनी होता है, ग्रसनी से कनेक्ट हमारा जो है ग्रास नली होता है, ग्रास नली जो है हमारा अमाशय से जुड़ा होता है, फिर अमाशय छोटी आंत से जुड़ा होता है, फिर छोटी आंत हमारा बड़ी आंत से जुड़ा होता है और बड़ी आंत में ही हमारा एक रेक्टम होता है और रेक्टम के बाद हमारा एनस होता है, ठीक है। तो यह जो है सीरियली भी याद रखिएगा तो बहुत आसान है। पहले मुंह, मुंह के बाद हमारा एक होता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद फिर एक नली होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओसोफेगस ग्रास नली बोलते हैं। फिर ये ग्रास नली हमारा पेट से कनेक्ट होता है, यह पेट जो है हमारा फिर छोटी आंत से कनेक्ट होता है, फिर छोटी आंत हमारा बड़ी आंत से कनेक्ट होता है, फिर बड़ी आंत हमारा एक मल के रूप में मलाशय होता है, फिर मलाशय से एक रेक्टम जो है हमारा एनस निकलता है। तो यह सब हमारा एलिमेंट्री कैनल आहार नाल का हिस्सा है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब हो गया। चलिए अब सहायक अंग कौन कौन से है, एसेसरीज कौन से है, और मैं आपको अभी बता देता हूँ। जब जठरांत के बारे में पूछेगा ना कि गैस्ट्रो जो है गैस्ट्रोनोमियल जो है बारे में बताइए, गैस्ट्रोनोमियल के बारे में बताइए, जठरांत के बारे में, तो आपको नॉर्मली उसमें सहायक अंगों के बारे में ही आपको जो है बताना पड़ता है, ठीक है। जैसे जो जो चीज़ें स्रावित होता है, जो जो सिक्रेशन जो है पाचन में भूमिका निभाता है, और वह जो जो ऑर्गेन जिस चीज़ का सिक्रेशन करता है और फिर पाचन में भूमिका निभाता है, तो वह सारा ऑर्गेन जो है एसेसरीज सहायक में आ जाता है, ठीक है। जैसे
सहायक अंग कौन कौन होगा, तो ऐसे सीरीज ऑर्गेन कौन कौन से है देख लीजिए। वे अंग जो भोजन के रासायनिक पाचन के लिए आवश्यक पदार्थों का स्रावन करते हैं, वही चीज़ें हैं वे अंग जो भोजन के पाचन में, मतलब भोजन के डाइजेशन में जो रासायनिक पदार्थों का स्रावन करता है वही हमारा सहायक अंग हो जाता है। लेकिन यह भोजन के पचते समय वास्तव में यहाँ से भोजन नहीं गुजरता है, ठीक है। जैसे लीवर में हमारा भोजन जाता है, नहीं जाता है। पैंक्रियाज में हमारा भोजन जाता है, नहीं जाता है। सैलिवरी ग्लैंड में भोजन जाता है, नहीं जाता है। लेकिन यह सब ऑर्गेन भोजन के पाचन में भूमिका निभाता है, क्योंकि यहाँ से कुछ न कुछ पदार्थों का सिक्रेशन होता है भोजन के पाचन के लिए, इसीलिए यह सब सहायक होता है। डायरेक्टली यहाँ से भोजन गुजरता नहीं है। भोजन कहाँ से गुजरेगा, मुँह से गुजरेगा, फिर फेरिंक्स से गुजरेगा, फिर जो है हमारा कहाँ से गुजरता है, फिर हमारा जो है ओसोफेगस से गुजरता है, स्टोमक से गुजरता है, छोटी आंत से बड़ी आंत से गुजरता है। तो यह सब भोजन डायरेक्टली गुजरता है, तो इसलिए यह सब एलिमेंट्री कैनल हो जाता है, जहाँ से भोजन डायरेक्टली न गुजर कर वहाँ के ऑर्गेन जो है कुछ न कुछ चीज़ों को स्रावित करता है जो भोजन के पाचन में भूमिका निभाता है, तो वह ऑर्गेन सहायक हो जाता है, ठीक है। कोई चीज़ अगर डायरेक्टली काम नहीं करता है तो अगर उसके सपोर्ट में है तो वह सहायक ही ना होगा। तो यही चीज़ें हैं, समझ गए चीज़ों को। तो ऐसे सीरीज के बारे में समझ गए। अब देख लीजिए एसए सीरीज में कौन कौन से ऑर्गेन है। तो एसए सीरीज में हमारा सैलिवरी ग्लैंड आता है, ठीक है। लार ग्रंथि जो लार का क्या करता है, सिक्रेशन करता है, जो भोजन को लुगदी बनाता है, भोजन को चिकना बनाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से टाइलिन भी निकलता है। लीवर होता है, लीवर भी हमारा बाइल जूस का निर्माण करता है, और बाइल यानी पित्त, वह पित्त लवण का निर्माण करता है, और यह पित्त पित्ताशय में जमा होता है। यह पित्त जो है भोजन को क्या करता है, फैट को जो है पाचन करता है, ठीक है ना। तो ये लीवर इसलिए आवश्यक होता है। गोल्ड ब्लैडर क्या होता है, तो गाल ब्लैडर जो है पित्त को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, समझ गए। और हमारा चौथा है अग्नाशय पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या करता है, देखिए नॉर्मली गोल्ड गाल ब्लैडर होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग गाल ब्लैडर को काट दीजिएगा। जो गाल ब्लैडर है यह गॉल ब्लैडर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली जो पित्त का निर्माण करता हो तो लीवर करता है, यह लीवर ही सीक्रेट कर देता है, ठीक है ना। पित्त का रखने का जगह है जो हमारा स्टोर करने का, वह गाल ब्लैडर है। गाल ब्लैडर जो है सीक्रेट नहीं करता है, सीक्रेट कौन करता है, लीवर ही करता है, इसलिए गाल ब्लैडर इस अंग में नहीं होगा। ऐसे सीरीज में गाल ब्लैडर नहीं होगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको हटा दीजिएगा यहाँ से, टाइप मिस्टेक्स हो गया, ठीक है। चौथा है हमारा, इसको तीसरा ही मानिए यहाँ पे, अग्नाशय। पैंक्रियाज जो है पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण करता है, ठीक है, जो भोजन के विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं भोजन के पाचन के लिए। तो यह तीन, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और अग्नाशय, यह तीन इंपॉर्टेंट है ऐसे सीरीज ऑर्गेन के लिए, और यही हमारा जठरांत हो जाता है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग आपको बता देते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ें बता देता हूँ आपको। अब देखिए हम लोग को सैलिवरी ग्लैंड डिटेल से पढ़ना है, पूछता है 5 नंबर में, ठीक है। लीवर के बारे में डिटेल से पढ़ना है, 5 नंबर में पूछा जाता है, 10 नंबर में भी पूछता है। अग्नाशय भी 5 नंबर में, पैंक्रियाज के बारे में पूछता है। तो अग्नाशय तो हम लोग आज पढ़ लेंगे डिटेल में, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में लीवर और सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। उसी प्रकार से मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, अमाशय हो गया आपका, ठीक है ना, अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, यह तीनों का आपका अलग अलग वीडियो मिलेगा, क्योंकि आप लोग देखते होइएगा छोटी आंत के जो है संरचना के बारे में, कार्यों के बारे में पूछता है, तो हम आगे अलग से एक डिटेल में पढ़ाएंगे छोटी आंत को, बड़ी आंत को भी डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। अमाशय को भी बड़ी जो है डिटेल में पढ़ाएंगे। बाकी इन सभी 3 ए हो गया, और 3 जो नीचे है उसके अलावा जो ए सब है छोटा छोटा है, तो ये सबको अभी हम बता देते हैं, ठीक है। बाकी लिखना सबके बारे में है, जब पाचन तंत्र पूछेगा ना तो हल्का हल्का सबके बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन सब अलग से भी बनता है। अमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लीवर, तो इस सब को हम लोग एक डिटेल से भी पढ़ना है, तो इसलिए डिटेल पढ़ाएंगे तो उसमें जानिए जाइएगा, तो इसमें लिख दीजिएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। बाकी जो जो अभी हमको पढ़ना है इसमें अभी पढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे मुंह के बारे में जान लीजिए, माउथ के बारे में। तो मुंह में, यहाँ पे मुंह होगा, मुंह में लार ग्रंथियों व ओरल म्यूकोसा द्वारा भोजन घुलकर एक लुगदी में बदल जाता है, और हमारा भोजन का जो पाचन का प्रारंभ होता है वह मुंह से ही होता है। तो इसमें आप लोग डिटेल से लिखिएगा कि भोजन का, पाचन का, यह पाचन तंत्र का पहला हिस्सा होता है कौन, मुख, और यहीं पे जो है हमारा लार ग्रंथि पाए जाते हैं, और ओरल म्यूकोसा होता है जो भोजन को एक लुगदी के रूप में बनाता है और भोजन को तोड़ता है, और भोजन को दांतों के द्वारा मुंह में ही जो है खंडित किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुंह के बारे में लिख देंगे हम, हो गया।
उसके बाद हमारा आता है मुंह से जुड़ा हुआ हमारा फेरिंग्स होता है, ठीक है। अब फेरिंग्स श्वास नली से भी जुड़ा होता है। फेरिंग्स हमारा ग्रसनी यानी मुख से भी जुड़ा होता है, जहाँ से भोजन आता है। तो हमारा ग्रसनी फेरिंग्स श्वास में भी भूमिका निभाता है और भोजन वाला में भी बेचारा भूमिका निभाता है। तो फेरिंग्स देखिए, यह श्वसन मार्ग तथा पाचन मार्ग का उभयनिष्ठ है, मतलब यह श्वसन मार्ग में भी उपस्थित होता है और यह पाचन मार्ग में भी उपस्थित होता है। कौन? फेरिंग्स ग्रसनी, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे भोजन मुंह से ग्रसनी में प्रवेश होता है, मतलब हम लोग मुंह में जो भोजन करते हैं ना, और मुंह के बाद जो हम निगलते हैं तो वह ग्रसनी में ही भोजन जाता है, ठीक है। तो वही कहता है भोजन मुंह से ग्रसनी में प्रवेश करता है, करते ही एपिग्लोटस श्वसन नली को बंद कर देता है। और हम लोग जानते हैं कि जो फेरिंग्स होता है वह श्वास नली से भी कनेक्ट है और मुँह वाला से भी कनेक्ट है, मतलब नाक वाला से भी कनेक्ट है और मुँह वाला से भी कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे एक एपिग्लोटस पाया जाता है, ठीक है। फेरिंग्स में एक जो है हमारा एपिग्लोटस होता है, जो क्या करता है, हम भोजन करते हैं ना तो श्वास नली वाले को जगह को बंद कर देता है और जिससे होता है कि हमारा भोजन एसोफेगस में प्रवेश कर जाता है। अगर हमारा श्वास नली को बंद नहीं करेगा एपिग्लोटस तो क्या होगा कि हमारा भोजन नीचे फेफड़ा में चला जाएगा, श्वास नली के रास्ता में भी चला जाएगा। तो इसलिए फेरिंग्स जो है दोनों में मौजूद होता है, श्वास में भी और मुँह में भी। लेकिन एपिग्लोटस जो होता है वह फेरिंग्स के जगह पर क्या करता है कि जहाँ से अगर मुंह वाला कनेक्ट है तो अगर हम श्वास लेते हैं तो मुंह वाला को बंद कर देता है, और अगर हम भोजन करते हैं तो यह श्वास वाला को बंद कर देता है, ठीक है। इसीलिए एपिग्लोटस का यही काम होता है, ठीक है, समझ गए। तो यही चीज़ें हैं जो फेरिंग्स का ही एक हिस्सा होता है। भोजन मुंह में ग्रसनी में प्रवेश होते ही, जैसे ही ग्रसनी में भोजन प्रवेश करता है तो वहाँ पे एक एपिग्लोटस होता है, ठीक है। वह एपिग्लोटस श्वास नली को बंद कर देता है और भोजन वाले जगह की ओर जो है भोजन को धकेल देता है, ठीक है। तो ये समझ गए। और अगर हम वायु प्रवेश करा रहे हैं तो वह भोजन वाले को बंद करके रखता है, जिससे हम क्या करते हैं कि एपिग्लोटस जो है श्वास नली की तरफ हमारा श्वास हवा को भेजता है और इधर पेट वाले जगह यानी एसोफेगस वाले को बंद करके रखता है, ठीक है ना। तो चीज़ों को समझ गए। चलिए अब देखिए, यही फेरिंग्स का 3 भागों में विभाजित होता है, जो अभी ऊपर मैंने बताया वही देख लीजिए। हमारा नोजोफेरिंग्स है, मैंने ऊपर बताया, जो नाक से कनेक्ट होगा फेरिंग्स वह नोजोफेरिंग्स होगा, जो मुख से कनेक्ट होगा फेरिंग्स वह ओरोफेरिंग्स होगा, और जो कंठ के तरफ होगा उसे लैरिंजोफेरिंग्स कहते हैं। तो यह 3 प्रकार में विभाजित है, ठीक है। जैसे यह फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स हमारा मुंह से भी कनेक्ट है और यह हमारा नाक से भी कनेक्ट है। तो नोजोफेरिंग्स नाक से, मुंह से ओरोफेरिंग्स, और इधर कंठ से कनेक्ट होता है तो इसे लैरिंजोफेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। चलिए ये समझ गए। ग्रसनी, अब देख लीजिए, जो ग्रसनी होती है वह ग्रसिका में खुलती है, मतलब जो हमारा फेरिंग्स होता है ना ग्रसनी, वह जो है हमारा ग्रसिका मतलब ग्रास नली एसोफेगस में खुलती है, ठीक है। चलिए एसोफेगस जिसको बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं, भोजन फेरिंग्स से होते हुए, ठीक है ना, एसोफेगस में प्रवेश करता है। भोजन जो है फेरिंग्स से होते हुए एसोफेगस मतलब ग्रास नली में प्रवेश करता है, एवं भोजन प्रीस्टालिक, देख लीजिए, प्रीस्टाल्टिक मूवमेंट से नीचे की तरफ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक हो गया हमारा मुंह वाला और एक हो गया हमारा ये नाक वाला, ठीक है, 2 नली आया, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है एक तरफ यहाँ हमारा यहाँ पे समझिए 2 हमारा यहाँ पे काम करता है फेरिंग्स, ठीक है। अब ये जो नली है मुंह वाला, अगर हम भोजन किए फेरिंग्स में आया, जैसे ही फेरिंग्स में आया तो यहाँ पे एपिग्लोटस होता है, एक एपिग्लोटस होता है। यह एपिग्लोटस इस साइड वाले को, श्वसन मार्ग वाले को बंद कर देता है और भोजन हमारा भोजन वाले नली में चला जाता है, ठीक है। और जब हम सांस ले रहे होते हैं तो भोजन के नली को बंद कर देता है और श्वास नली में श्वसन जो है हमारा चल जाता है फेरिंग्स के जरिए आगे, ठीक है। तो यही एपिग्लोटस के बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। तो एपिग्लोटस समझ गए आप लोग। अब हम लोग जानते हैं रेक्टम के बारे में, ठीक है। रेक्टम मतलब मलाशय के बारे में। अब मलाशय क्या होता है, हमारा बड़ी आंत से कनेक्ट होता है, सिग्मोइड कॉलोन में मलाशय में खुलती है, ठीक है ना। सिग्मोइड बृहदांत यानी सिग्मोइड जो कोलोन का हिस्सा, बड़ी आंत का जो हिस्सा सिग्मोइड होता है, यह मलाशय में खुलता है, मलाशय से कनेक्ट रहता है, ठीक है, जिसमें मल एकत्रित होता है। मलाशय में मल ही नहीं एकत्रित होगा। इसका अंतिम भाग गुद्दा नल एनल कैनल कहलाता
कहलाता है, यह गुद्दा द्वारा बाहर खुलता है। ठीक है, अब मलाशय से कौन सा कनेक्ट होता है? मलाशय से मल द्वार एनस कनेक्ट रहता है, जो मलाशय से मल को बाहर त्यागने के लिए होता है। ठीक है, और ऊपर जो है हमारा सिग्मोइड कोलोन से कनेक्ट कौन होता है? रेक्टम मलाशय होता है। ठीक है, जैसे देखिए यह हमारा बड़ी आंत है, समझ गए, ये हमारा बड़ी आंत है, एग्जाम्पल के तौर पे ये बड़ी आंत है। ठीक है, तो यहाँ पे मानिए हम ये मलाशय बना दिए, यह मलाशय हमारा हो गया। ठीक है, और इधर ये जो पार्ट होगा ऊपर वाला, मलाशय से ऊपर वाला जो बड़ी आंत के पार्ट होगा ना, उसे हम लोग सिग्मोइड कोलोन कहेंगे। यह मलाशय मल जमा हो गया। नीचे जो है एनल कैनल होता है, गुद्दा होता है, एनस, जिससे मल बाहर निकलता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ समझ गए। चलिए, अब होता है लास्ट में गुद्दा। गुद्दा यह एक छिद्र है जिसके द्वारा मल को त्याग किया जाता है। इनमें अवरोधी पेशियाँ एस्फिंक्टर मसल्स होते हैं, जिनके द्वारा गुद्दा छिद्र के बंद होने तथा खुलने का नियंत्रण होता है। जो छिद्र होता है उस पर एक पेशिया होता है। ठीक है, जिसे हम लोग एस्फिंक्टर मसल्स कहते हैं। यह एस्फिंक्टर क्या होता है कि हमारे मल को रोकता है और बाहर निकलता है। जब हम त्याग करते हैं तो यह मसल्स खुल जाता है, यह एस्फिंक्टर खुल जाता है। जब हमें मल कस के लगा हो और हम रोकते हैं तो रोकने में जो काम करता है वह एस्फिंक्टर मसल्स ही काम करता है। अब मान गए इस मसल्स का नर्व अगर काम नहीं करेगा तंत्रिका, तो क्या होगा? यह एस्फिंक्टर पर कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा और जब मन होगा मल धांसिन जो है उसमें से निकल जाएगा, क्योंकि उस पर कंट्रोल ही नहीं है, उसका नर्व ही खत्म हो गया है। तो गुद्दा जो है हमारा, गुद्दा में एक महत्वपूर्ण चीज़ें होता है। गुद्दा के छिद्र में, गुद्दा के छिद्र जो मसल्स का होता है उसमें एस्फिंक्टर मसल्स होता है, जो क्या करता है? बंद होता है और खुलता है। इसके द्वारा ही हम मल पर काबू रख पाते हैं। ठीक है, इसमें भीतर की तरफ अनैच्छिक अवरोधनी इनवॉलेंटियर एस्फिंक्टर तथा बाहर की तरफ ऐच्छिक वॉलेंटियर एस्फिंक्टर होते हैं। मतलब जब आपको मल लगता है तो देखते होइएगा कि एकदम मल प्रेशर दिया रहता है अंदर से, तो वह हमारा इनवॉलेंट्री होता है, उस पर हम कोई नियंत्रण नहीं रखते हैं। लेकिन जो बाहर से हम रोके रहते हैं वह वॉलेंट्री होता है, उस पर हमारा नियंत्रण होता है। और यह एस्फिंक्टर जो है वॉलेंटियर होता है, जो बाहर से होता है गुद्दा के। ठीक है, तो गुद्दा के बारे में समझ गए। चलिए, ये हो गया। अब हमारा एक छोटा सा चीज़ें पढ़ना है पीतरस। ठीक है, बाइल के बारे में। यह चूँकि लीवर से सीक्रेट होता है, ये आपको लीवर में ही पढ़ा दिया जाएगा। बाइल जूस कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बाइल जूस किसी का जो है यह पार्ट भी नहीं है। ये आपको हमारा निर्माण होता है लीवर के द्वारा, तो हम लीवर वाले में इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, पाचन तंत्र का यह हिस्सा है नहीं, समझ गए। अब हम लोग चलते हैं पैंक्रियाज के बारे में। पैंक्रियाज क्या होता है? देखिए, पैंक्रियाज 5 नंबर में आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि पैंक्रियाज अग्नाशय का सचित्र वर्णन करे, इसके कार्यों को लिखे। ठीक है, तो चलिए हम पैंक्रियाज के बारे में देखते हैं। जब मैं आपको ये पैंक्रियाज पढ़ा दूंगा तो उम्मीद है कि आप इस पैंक्रियाज के पढ़ लेने के बाद जो है आप खुद से जो है आप इसके कार्यों को लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, अग्नाशय, पैंक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। पैंक्रियाज या अग्नाशय, अग्नाशय एक लंबी ग्रंथि है। सबसे पहले समझिए, अग्नाशय जो है एक क्या है? हमारा ग्लैंड है, एक हमारा ग्रंथि है, जो कि एक लंबी ग्रंथि है, जो पहले दूसरे लंबर वर्टेब्रा के सामने स्थित होती है। जो कहाँ स्थित होती है? जो हमारा उदर के नीचे, मतलब पेट के नीचे दूसरे और पहले और दूसरे जो लंबर वर्टेब्रा होता है उसके सामने स्थित होता है। ठीक है, आकार में यह एक तरफ से मोटी तथा दूसरी तरफ से पतली ग्रंथि होती है। इसके आकार की बात किया जाए तो एक साइड से यह मोटी होती है। मैं आपको चित्र नीचे दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब आप अग्नाशय के बारे में बताएंगे तो चित्र भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, आकार में यह एक तरफ से मोटी तथा दूसरी तरफ से पतली एक लंबी ग्रंथि होती है ये। ठीक है, अग्नाशय से एक विशेष प्रकार का रस निकलता है जिसे क्लोम रस, पैंक्रिएटिक जूस कहते हैं। और यही पैंक्रिएटिक जूस जो है हमारा पाचन में भूमिका निभाता है, इसीलिए इसे ऐसे सीरीज ऑर्गेन के अंतर्गत रखा गया है, सहायक पाचन ग्रंथि के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो समझ गए कि अग्नाशय से एक विशेष प्रकार का रस निकलता है जिसे क्लोम रस, पैंक्रिएटिक जूस कहते हैं। ओके, चलिए अब अग्नाशय का रचना देख लीजिए। अग्नाशय जो है लगभग 6 इंच लंबी होती है। चूँकि यह एक पतली लंबी संरचना है तो यह 6 इंच लंबी होती है। बात किया जाए इसकी मोटाई की, थिकनेस की, तो लगभग 1.5 इंच मोटी व चपटी यह होती है। तो आप लोग समझ लीजिए 1.5 इंच से ज़्यादा इसका मोटाई नहीं होगा और 6 से 10 इंच के बीच लंबी यह हो सकती है। ठीक है, तो अग्नाशय लगभग 6 इंच लंबी और 1.5 इंच मोटी चपटी होती है। ठीक है, इसका
इसका वजन की वेट की बात किया जाए तो 70 से 90 ग्राम के बीच में इसका वजन होती है। तो वेट अगर पूछे तो 70 से 90 ग्राम के बीच में यह जो है इसका वेट होता है। ठीक है, अब बात किया जाए पैंक्रियाज एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतःस्रावी कार्य मतलब देख लीजिए, अब इसके कार्य के बारे में भी देख लीजिए। इसके अंतःस्रावी कार्य के अंतर्गत इंसुलिन और ग्लूकोन का स्रावन होता है। यह पैंक्रियाज किसका काम करता है? तो यह अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में इंसुलिन और ग्लूकोगेन का स्रावन करता है। पहला ध्यान में रखिए। ठीक है, चूँकि इंसुलिन तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ग्लूकोगोन के रूप में लोग बहुत कम ही जानते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि इंसुलिन के अलावा अग्नाशय कौन से एक अंतःस्रावी हार्मोन जो है रिलीज करता है? तो ग्लूकेगॉन और इंसुलिन दो तरह से यह अंतःस्रावी सिक्रेशन करता है। और रही बात बाह्यस्रावी ग्रंथि का, तो यह पाचक रस जैसे एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन का स्राव करता है, जो पाचन में भूमिका निभाता है। ठीक है, तो अगर आंतरिक स्राव की बात करेगा तो इंसुलिन और ग्लूकोगेन, और बात रही बाह्य स्रावी के रूप में तो यह पाचक रस, एमाइलेज, लाइपेज और ट्राइप्सिन का स्राव करता है। यह हो गया। तो यह क्या क्या करेगा? इंसुलिन का अग्नाशय का क्या काम हो जाएगा? तो अग्नाशय इंसुलिन का जो है सिक्रेशन करता है, अग्नाशय ग्लूकोगेन का जो है क्या करता है? स्रावन करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है, यह बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करता है। यह पाचक जो है रसों को स्रावन करता है, पाचक रस जैसे एमाइलेज, लाइपेज और ट्राइप्सिन का जो है सीक्रेट करता है। ठीक है, यह पाचन में भूमिका निभाता है, यह इंसुलिन के मात्रा को कंट्रोल करके रखता है। तो यह सब कार्य हो जाता है। इसके कार्यों को आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब कार्य कैसे लिखिएगा? तो अग्नाशय के यहाँ तक लिखने के बाद चित्र बनाइएगा। ये चित्र बनाइएगा बॉडी में कहाँ होता है? तो देख लीजिए, यह उदर के ठीक नीचे पहले दूसरे लंबर वर्टेब्रा के सामने होता है। तो देख सकते हैं एक ओर यह पटली है और दूसरी ओर यह क्या है? हमारा इसी प्रकार से जो है इसकी रचना होती है। तो आपको यह सब नहीं बनाना पड़ेगा चित्र में। चित्र में सिर्फ आप इतना बनाइएगा। मैं बता देता हूँ, चित्र में आप क्या बनाइएगा? सिर्फ इतना बनाइएगा। ठीक है, कम से कम आप ऐसे भी बनाकर आप बना दीजिएगा ना, तो यह समझ जाएगा। सिर्फ इतना भी बना दीजिएगा। और यह इसका मोटाई वाला भाग हेड हो गया, बीच वाला बॉडी और पूंछ वाला यह टेल हो जाता है। और इतना भी, और इसका नाम पैंक्रियाज दे दीजिएगा, तो यह चित्र आपका समझ जाएगा एग्जामिनर जो कॉपी को चेक करेगा। तो सिर्फ इतना बना देने पर आपको, और इसमें एक डक्ट लगा दीजिएगा जहाँ से बाइल जो है पाचक रस निकलता है। ठीक है ना, तो ये लगा देने से देखिए कैसे चित्र बनाइएगा मैं बता देता हूँ। जैसे हमारा ए वाला भाग मोटा है, ठीक है, ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है, आगे तक ले जाएंगे ऐसे करके, और ऐसे कुछ हम जो है इसको बना देंगे। ये हो गया। अब हमको इसमें क्या करना है? एक डक्ट बनाना है, तो डक्ट ऐसे कनेक्ट कर देंगे ऐसे करके। ठीक है, और इसमें जो है हमारा डक्ट ऐसे ही कुछ जो है इसका हम डक्ट ऐसे ही कुछ बना देंगे। ठीक है ना, ऐसे हो गया, ये डक्ट हो गया। अब इसका हम दे देंगे, यह हो गया हेड, ये यहाँ बॉडी हो जाएगा, ये टेल हो जाएगा, इसे बाइल डक्ट दे देंगे। ठीक है, और उसके बाइल डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट, सॉरी बाइल डक्ट नहीं होगा, बाइल डक्ट तो वहाँ पे होता है। ठीक है ना, ये पैंक्रियाटिक डक्ट है जहाँ से क्या होगा? स्रावन होता है। ठीक है ना, पाचक रसों का। तो ये चीज़ आपका हो गया, समझ गए। और इतना लिखने के बाद 5 नंबर आपको दे देगा। अब इधर यहाँ पे इंग्लिश टोटल दिया गया है। इंग्लिश में जो लोग इंग्लिश वाले हैं, आपको एक साइड में इंग्लिश दे दिया हूँ नीचे, ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो कि बीच में हिंदी और इंग्लिश आ जाए। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। बाकी के जो भी ऑर्गेन यहाँ पे मैं नहीं बताया हूँ, उसके पीछे रीजन है ये है कि आपको सभी के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो ये बातें आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको पहले ही क्या बताया कि 2 भाग होता है पाचन तंत्र के, एक एलिमेंट्री कैनल और एक एसेसरीज ग्लैंड, एक पाचन सहायक पाचन ग्रंथि। ठीक है, अब एलिमेंट्री में होता है माउथ, फेरिंग्स और ओसोफेगस। ठीक है, एस्टोमिक होता है। तो एस्टोमिक के बारे में मैंने आपको क्या क्या इसमें बता दिया। माउथ के बारे में तो आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, फेरिंग्स भी क्या होता है ये बता दिए, ओसोफेगस बता दिए। अब रही बात इस तीनों के बारे में, तो तीनों के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इसका अलग अलग भी क्वेश्चन पूछता है। तो जब मैं डिटेल से पढ़ा दूंगा तो जानकारी हो ही जाएगी आपको। तो यहाँ पे लिख ही दीजिएगा थोड़ा थोड़ा, समझ गए। एनस के बारे में बता ही दिए, रेक्टम के बारे में बता ही दिए, सहायक में आपको पैंक्रियाज के बारे में पढ़ा ही दिए। रह गई बात लीवर और सेलेब्री ग्लैंड का, तो इस दोनों के बारे में भी अलग से पढ़ा देंगे। डिटेल में पढ़ना होगा लीवर और ग्लैंड को, चूँकि पूछता है अलग अलग प्रश्न। तो जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने यहाँ पे बता दिया, और जो जो क्वेश्चन रह गए पॉइंट मैं उसको अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। पाचन तंत्र और इसके जो जो सहायक ऑर्गेन है, अभी चलेगा 1-2
क्लास, क्योंकि हमको लीवर पढ़ना होगा, छोटी आंत, बड़ी आंत और आमाशय पढ़ना होगा और सेलेब्री ग्लैंड पढ़ना होगा। तो 2 क्लास अभी लगेंगे, इसमें टेंशन नहीं लेना है, आपको अच्छे से समझा देंगे। हाँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता हूँ, जितना ऑर्गेन देखे हैं ना, चाहे वो एलिमेंट्री कैनल में हो या आपका एसेसरीज ग्लैंड में हो, दोनों जितना ऑर्गेन दोनों में देखे हैं, सब में 4-4, 5-5 लाइनें लिखना पड़ेगा आपको, सब में लिखना पड़ेगा। अगर आप फेरिंग्स, ओरल कैविटी हो गया, ठीक है, ओसोफेगस हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, एनस, रेक्टम, इस सब के बारे में अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर कैसे आप समझा पाएंगे? सिर्फ नाम लिखने से तो होगा नहीं, तो 2-2, 4-4 लाइन सब के बारे में लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आमाशय में आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा तो यहाँ भी डिटेल से लिख दीजिएगा पाचन तंत्र में, ऐसा नहीं। आमाशय का जो मुख्य चीज़ें है उसको लिख दीजिएगा, ठीक है ना। छोटी आंत का जो मुख्य चीज़ें है उसको लिखिएगा, बड़ी आंत का जो मुख्य चीज़ें है उसको लिखिएगा। 2-2, 4-4 लाइनें इसमें लिखिएगा, बस, इससे ज़्यादा नहीं। समझ गए? बाकी चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।